आज का टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस कैसे डिस्कवर हुआ और इसको डिफरेंट एलिमेंट्स के लिहाज से हम किस तरीके से कंसिडर करते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लाई स्टेबल न्यूक्लाई में चेंज होता है, और जब वो स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की स्टेज को अटेन करता है तो साथ ही साथ अपने अंदर से रेडिएशंस को भी एमिट आउट करवाता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसको हम नाम दे रहे हैं कि एक्चुअली एक सेल्फ डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस या एक स्पॉन्टेनियसली एक्टिविटी, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कि जनरली एलिमेंट्स की ब्रेकेज को रिप्रेजेंट करवा रहा है या न्यूक्लियाई की ब्रेकेज को रिप्रेजेंट करा रहा है, और वो प्रोसेस जो कि स्पॉन्टेनियस तरीके से हो रहा है जिसको हम खुद परफॉर्म नहीं करें, बल्कि जैसे ही एक हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबिलिटी की स्टेज में होता है तो वो फौरन से क्या करता है, खुद को स्टेबल बनाने के लिए खुद को डिसइंटीग्रेट कर देता है, खुद को तोड़ देता है, और जब वो न्यूक्लियाई टूटता है तो उसके रिजल्ट में ह्यूज अमाउंट ऑफ रेडिएशंस भी एमिट होती हैं। और जनरली कहा जाता है कि जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस है ये अटेन होता है ऑलमोस्ट 81 या 82 से बड़े वाले जितने न्यूक्लियाई हैं उनके लिए। ये ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जो कि सारे के सारे तकरीबन 82 से बड़े हैवी आइसोटोप्स में आते हैं, हैवी न्यूक्लियाई में आते हैं, जो कि फौरन से स्टेबल होने की कोशिश करते हैं और अपने साथ साथ अपने अंदर से ह्यूज अमाउंट ऑफ रेडिएशंस को भी एमिट आउट करवाते हैं। तो ये जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कॉन्सेप्ट था ये हेनरी बैकरेल ने दिया। हेनरी बैकरेल ने रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस को डिस्कवर किया, और इसी वजह से ही, इसी डिस्कवरी की वजह से ही इसको माना जाता है फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटीज को माना जाता है ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिव प्रोसेस। इस प्रोसेस की सक्सेसफुल डिस्कवरी के बाद इसको माना गया फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी का। जनरली इसको कैसे ये कॉन्सेप्ट मिला, इसने देखा कि जैसे एक हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई ब्रेक होता है और अनस्टेबल न्यूक्लियाई में जाता है, तो उसने ये डिस्कवरी दी। तो अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की स्टेज अटेन होते हुए साथ ही साथ उस न्यूक्लियाई के अंदर से अमाउंट ऑफ रेडिएशंस भी एमिट होती हैं। हेनरी बैकरेल ने एक जनरल कॉन्सेप्ट दिया, और उसने ये भी डिस्कस किया कि लेट्स सपोज अगर हम, उसने जो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी दी वो उसने स्टार्ट लिया था फ्लोरेसेंट और फास्फोरेसेंट सॉल्ट को यूज़ किया, और यहाँ से एमिशन ऑफ रेडिएशंस को चेक करने के लिए उसने वहाँ पे यूज़ किया एक फोटोग्राफिक फिल्म को। एक फोटोग्राफिक फिल्म को लिया, इस फिल्म को इस वजह से उसने वहाँ पे यूज़ किया क्योंकि वो वहाँ पे रेडिएशंस को चेकआउट करना चाहता था, और इस फिल्म के थ्रू, इस फिल्म को उसने यूज़ किया ताकि वहाँ पे जो हम एलिमेंट्स कंसिडर कर रहे हैं वो एलिमेंट्स जब वो अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ आते हैं तो किस तरह की रेडिएशन या उनमें से जो रेडिएशंस एमिट आउट हो रही हैं वो किस तरह की हैं। इट इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड इमेज और पिक्चर्स। ऐसी शीट्स या एक ऐसी फिल्म जिसको यूज करके इमेजेस को या पिक्चर्स को रिकॉर्ड किया जा सकता है। अ शीट ऑफ प्लास्टिक। तो जनरली उसने क्या किया, उसने एक फोटोग्राफिक फिल्म को लिया और उसको रैप कर दिया एक ब्लैक पेपर के साथ, कवर कर दिया ब्लैक पेपर के साथ, और उस ब्लैक पेपर के ऊपर सबसे पहले उसने दो सॉल्ट्स को यूज किया। नंबर 1 पे फास्फोरेसेंट के साथ दूसरा उसने यूज किया फ्लोरेसेंट को। और जब उसने इन सॉल्ट्स को यूज किया तो उसने बताया, उसने कुछ देर के लिए सॉल्ट्स को उस पे रख दिया उस पेपर पे। जब उसने यहाँ से इन सॉल्ट्स को रिमूव आउट किया तो उस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर कोई भी इमेज रिकॉर्ड नहीं हुआ, कोई भी इमेज वहां पे नहीं बना। तो वहां से उसने देखा कि ये जो फास्फोरेसेंट और फ्लोरेसेंट मटेरियल है ये किसी तरह की रेडिएशंस को एमिट नहीं कर रहा, बल्कि इसमें से कुछ हद तक रेडिएशंस ऐसी एमिट हो रही हैं जो कि उस ब्लैक पेपर को क्रॉस करके फोटोग्राफिक फिल्म तक नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह से फिल्म ने इमेज रिकॉर्ड नहीं किया। उसने उसको रिप्लेस किया, इस प्रोसेस को उसने छोड़ दिया, इस मटेरियल को रिप्लेस करके उसने उसके बाद यूरेनियम को लिया और उसके साथ उसने वो इमेज रिकॉर्ड करके बताया कि क्या वो फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर वहाँ पे रेडिएशंस का इमेज बन सकता है, उस सॉल्ट का इमेज बन सकता है या नहीं बन सकता।
तो ये जो फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है, ये एक्चुअली ऐसा मटेरियल है जिसको डार्क में यूज़ किया जाता है और ये एक्चुअली ग्लो शो करता है, यानी वो ये डार्क में एक्चुअली ग्लो करता है। ये दो मटेरियल फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट। ये जो फॉस्फोरेसेंट है ये ऐसा मटेरियल है जो कि रेडिएट तो करता है लेकिन बहुत टाइम लेने के बाद रेडिएशंस को एमिट आउट करता है। लेकिन जो फ्लोरेसेंट है ये फौरन से क्या करता है, अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट आउट कर सकता है। ये दोनों कुछ हद तक डिफर करती हैं प्रॉपर्टीज के लिहाज से। फॉस्फोरेसेंट थोड़ा टाइम लेता है रेडिएट होने के लिए, लेकिन जो फॉस्फोरेसेंट टाइम लेता है लेकिन फ्लोरेसेंट जल्दी जो है या इमीडिएटली अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट आउट कर सकता है। तो जब हेनरी बैकरेल ने यूरेनियम को कंसिडर किया, यूरेनियम 238 को कंसिडर किया, हालांकि ये एक जिसका आप कहो कि एटॉमिक नंबर 92 है, जो कि एक हैवी न्यूक्लियाई में आ रहा है, उसने यूरेनियम को कंसिडर किया और यूरेनियम को उस ब्लैक पेपर के ऊपर रख दिया। जब कुछ देर के बाद उसने वहां पे उसको ऑब्जर्व किया तो उसने देखा कि जिस तरीके से उसने उस पेपर के ऊपर सॉल्ट को रखा था, कुछ देर के बाद बिल्कुल वैसा ही इमेज उस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर बन चुका था। तो इट मीन्स ये जो यूरेनियम है ये अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ तो जा रहा है, अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की स्टेज को अटेन करेगा, साथ ही साथ क्या करेगा, रेडिएशंस को भी एमिट कर रहे। और ये प्रोसेस उसका सक्सेसफुली साबित हुआ था जब उसने उन फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर उसके यूरेनियम के को कंसिडर किया, यूरेनियम सॉल्ट को कंसिडर किया। तो सबसे पहला ये जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस था ये हेनरी बैकरेल ने दिया 1896 में, और किसके थ्रू दिया, बाय यूजिंग यूरेनियम सॉल्ट 92 to 238। इसको यूज करके उसने अपना कॉन्सेप्ट पेश किया। उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी अपनी अपनी रिसर्चेस पेश की रेडियो एक्टिविटी पे। उन्होंने भी अलग अलग डिफरेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को लेके उनके डीके को डिस्कस किया और उनकी रेडिएशंस में से किस तरह से की रेडिएशंस वहां से आ रही हैं उसको भी डिस्कस किया। अब 1896 के बाद ऑलमोस्ट 1902 या 3 की बात है कि रदरफोर्ड आया और उसने क्या किया, रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में भी बताया, जैसा कि हेनरी बैकरेल ने यूरेनियम के बारे में बताया। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स उसने कंसिडर किए वो तकरीबन एक पोलोनियम था, साथ ही साथ उसने रेडियम को भी यूज किया। रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिविटी का एक्चुअल प्रोसेस तो डिस्कवर हो गया था, लेकिन रदरफोर्ड ने एडिशनल काम क्या किया, रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या रेडियो एक्टिविटी के बारे में मजीद बताया, साथ ही साथ उसने टाइप्स ऑफ रेडिएशंस को भी डिस्कवर किया कि एक्चुअली रेडिएशंस तो एमिट हो रही हैं लेकिन किस तरह की रेडिएशंस हैं ये नहीं बताया गया था। ये टाइप्स ऑफ रेडिएशन का जो कॉन्सेप्ट है ये रदरफोर्ड ने दिया, और रदरफोर्ड के साथ 2-3 साइंटिस्ट और भी थे, रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स भी शामिल थे, साथ ही साथ मैरी क्यूरी और पीरी क्यूरी ने भी अपना अपना कॉन्सेप्ट इसके साथ पेश किया। इन्होंने मिलके रेडिएशन की टाइप्स को डिस्कवर किया और साथ ही साथ मजीद रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में भी बताया। तो कुछ उन्होंने इस तरह का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जो आपको नजर आ रहा है। इसमें ये एक मटेरियल आपको नजर आ रहा है, एक ब्लॉक सा नजर आ रहा है। ये जो ब्लॉक है ये एक्चुअली लेड का बना हुआ ब्लॉक है जिसके अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखा गया, और वहां से देखा गया कि जब ये अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जा रहा है और अपने अंदर से रेडिएशन निकाल रहा है, तो ये रेडिएशन कहाँ, उसमें से उस वो जो ब्लॉक है वहां पे एक छोटी सी स्लिट या वहां पे एक छोटा सा होल मौजूद है जिसको क्रॉस करके वो रेडिएशंस बाहर की तरफ आ रही हैं। और उसके आगे एक चैम्बर था, उस चैम्बर के अंदर एक फोटोग्राफिक फिल्म को रखा गया। यहाँ पे ये फोटोग्राफिक फिल्म या एक डिटेक्टर है, एक फोटोग्राफिक फिल्म या डिटेक्टर को कंसिडर किया ताकि रेडिएशंस को ऑब्जर्व किया जा सके। और उसके साथ यहाँ पे 2 टर्मिनल्स को लिया गया, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को कंसिडर किया गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही वो वहां से रेडिएशंस निकली, अब वो रेडिएशन जैसे ही यहाँ पे 2 टर्मिनल्स के अक्रॉस पहुंची तो 3 हिस्सों में डिवाइड होगी। उनमें से कुछ ऐसे, उन रेडिएशंस के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स मौजूद थे जो कि टोटली डिफ्लेक्ट कर गए टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, और कुछ ऐसे थे जो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर गए, और कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में गए, ना वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुए ना ही वो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्शन उन्होंने शो की, बल्कि वो स्ट्रेट पाथ में बिल्कुल उसी पाथ में ट्रेवल करके फोटोग्राफिक फिल्म पे जाके टकरा गए। अब यहाँ पे डिस्कवरी किस तरीके से हुई, इसमें जो रेडिएशंस बनी, जिस तरीके से उन्होंने डिफ्लेक्शन शो की वो कुछ इस तरह की थी कि 2 ने तो डिफ्लेक्शन शो की लेकिन तीसरे ने डिफ्लेक्शन शो नहीं की।
जो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, रदरफोर्ड ने ये बताया कि जो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं एक्चुअली वो ऐसे पार्टिकल्स हैं जो अपने साथ नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और वो नेगेटिव चार्ज रखते हुए वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पाथ को चेंज कर लिया। और वो जो पार्टिकल्स हैं जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं उसको उन्होंने नाम दिया बीटा पार्टिकल्स का, मीन्स जो कि डिफ्लेक्ट हुए थे टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होते हुए वो अपने पाथ को उन्होंने चेंज किया और वो फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर जाके वहां पे रिकॉर्ड हो गया, उनका इमेज रिकॉर्ड हो गया। नेक्स्ट पे क्या हुआ, कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो कि किधर गए, नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होके कुछ इस कॉर्नर की तरफ चले गए। इट मींस वो जो पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हुए वो एक्चुअली अपने साथ पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे थे, और पॉजिटिव चार्ज रखते हुए वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गए। इट मींस वो जो पार्टिकल्स थे वो कुछ पॉजिटिवली चार्ज थे और वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे किसकी तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ। इट मीन्स वहां पे उन्होंने जो उस तरह के पार्टिकल्स को उन्होंने डिस्कवर किया उसके बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि एक्चुअल में वो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको हम अल्फा पार्टिकल्स का नाम दे सकते हैं। इसके बारे में हम मजीद डिस्कशन करेंगे कुछ देर के बाद जब हम इन पार्टिकल्स को सेपरेटली देखेंगे। तो ये जो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए ये कहाँ पे मूव करके गए, टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। और तीसरा जो थर्ड टाइप थी रेडिएशंस की वो थी गैमा रेडिएशंस की, और वो ऐसे रेडिएशंस थे जो हाईली एनर्जेटिक थे, जिनके पास ना कोई प्रॉपर मैस था ना कोई चार्ज रखते हैं, बल्कि वो कोई चार्ज नहीं रखते। ये चार्जलेस पार्टिकल्स हैं, चार्जलेस रेडिएशंस हैं जो कि सिर्फ रेडिएशंस की फॉर्म है। ये सिर्फ हाईली एनर्जेटिक होते हुए वो एक मीडियम से ट्रेवल करते हुए डायरेक्ट जाके फोटोग्राफिक फिल्म पे रिकॉर्ड हो गए। वो उनके पास कोई चार्ज नहीं था, इस वजह से ना वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुए वो ना ही नेगेटिव की तरफ, बल्कि वो स्ट्रेट पाथ में चले गए। और इस तरह की हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस को रदरफोर्ड ने नाम दिया गैमा रेडिएशंस का, जो कि किस तरफ ट्रेवल करके गए थे, स्ट्रेट पाथ में। ये तो था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया रेडिएशंस, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में, और उसमें से किस तरह की रेडिएशंस एमिट आउट हो रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गैमा रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज को, वो एक दूसरे के लिहाज से किस तरीके से कंपेयर होती हैं और उनका मेजर रोल क्या है जब वो किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से एमिट आउट होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।